Hello everyone, welcome to MBA Karo. Based on the popular demand for Snap, so we are starting this Snap Most Expected Questions series in which we will cover 300 most expected questions. This is the first part of the series, and today we are going to solve questions based on logical reasoning. ये तो स्नैप का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं, 25 LR के आते हैं and 20 quant के आते हैं, right? So we have created a similar structure. So we will have 75 questions of English, 125 of LR and 100 of QA this series. So basically जिस तरह का स्नैप का पेपर आता है, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम इस सीरीज में कवर कराएंगे, जो आपको काफी हेल्प करने वाला है स्नैप की प्रिपरेशन में. ओके एंड उसके साथ साथ हम एक डेली टारगेट्स भी दे रहे हैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में. सो प्लीज डू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो and you can check it out. If you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel. This is definitely the best channel for all MBA entrance examinations. आपको हर एग्जाम का relevant content इस चैनल पे मिल जाएगा, चाहे छोटा बड़ा जैसा भी एग्जाम होता है. And don't forget to follow us on our WhatsApp community for content on different examinations. Follow us on Instagram and Telegram as well. If you are looking for Snap mock test for the most closest mocks as per the Snap, so you can check our mocks. One of the mocks is freely available. So we have a pack of 20 mocks. ये स्नैप स्पीड बेस्ड टेस्ट होता है, तो उसमें आपको एक अच्छी प्रैक्टिस चाहिए. दैट इज व्हाई वी हैव गिवन 20 मॉक्स फॉर स्नैप, सो यू कैन चेक इट आउट. एंड इट हैज मिक्स डिफिकल्टी लेवल. जो पिछले 3-4 साल से जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हमने इसमें कवर कराए हुए हैं. Alright, so let's start with this. This is the first question. It is based on number series. तो देखो स्नैप में नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, इस तरह के काफी क्वेश्चंस आते हैं. सो प्रैक्टिस वेल अबाउट देम एंड इन दिस वीडियो एंड इन दिस सीरीज वी विल बी कवरिंग डिफरेंट टाइप्स. और उसमें हम ये डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या कॉमन लॉजिक्स होते हैं जो टिपिकली एग्जाम्स में टेस्ट किए जाते हैं, राइट? तो क्योंकि होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर लॉजिक होते हैं जो काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उस तरह के. और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं नंबर सीरीज के, ये बहुत जल्दी अटेम्प्ट हो जाते हैं. तो अगर आप मान के चलो कि 1 मिनट पर क्वेश्चन, इनमें हार्डली 15 to 20 सेकेंड्स में क्वेश्चन हो जाते हैं मोस्टली. अगर नहीं हो रहे 15-20 सेकेंड्स में, दैट मीन्स लॉजिक थोड़ा इंटेंस है जो आपको फिगर आउट नहीं हो रहा है, तो आप मूव ऑन कर दो. तो ये सीरीज हमें दी है 14, 19, 29, 40 और फिर आगे 3 मिसिंग टर्म्स है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिंस यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस का खेल है, सो पहले डिफरेंस देख लेते हैं. यहाँ पे 5 का डिफरेंस आया, यहाँ पे 10 का डिफरेंस आया, यहाँ पे 11 का डिफरेंस आया. ठीक है, अब कुछ हमें ऐसा नहीं दिख रहा है 5, 10, 15. तब तो बहुत आसान हो जाता है, आप पूछते 5, 10, 15, 20, जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट नंबर से. ठीक है, अच्छा अब कुछ कुछ केसेस में कोई अजीब सा लॉजिक हो सकता है जो आपको इंस्टेंटली सोचना है. तो दैट इज व्हाई विद प्रैक्टिस यू लर्न कि डिफरेंट पॉसिबल लॉजिक्स क्या क्या हो सकते हैं. अगर आप इन नंबर्स को क्लोजली देखोगे, इसके सम ऑफ डिजिट्स 4+1 कितना होता है? 5 होता है. ठीक है, 1+9 कितना होता है? 10 होता है. 2+9 11 होता है. तो क्या हो रहा है, ये लॉजिक है आपका सम ऑफ डिजिट्स आप नंबर में ऐड करे जा रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक है. जैसा मैंने कहा कि कभी कभी कुछ अनयूजुअल से लॉजिक हो जाते हैं, तो अगर आपको फिगर आउट हो जा रहा है जल्दी से एग्जाम में, तो गो अहेड एंड अटेम्प्ट इट, अदरवाइज लीव सच क्वेश्चंस. तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स लेने हैं. तो 40 के सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? 4. तो ये नंबर आ जाएगा 44. इसके सम ऑफ डिजिट्स हैं 8, 52 और 7, तो 59. 44, 52 एंड 59, ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. At 7:30 a.m., the minute hand of a clock is pointing in a southwest direction. In which direction will it point at 11:45 a.m.? ठीक है, अब ये क्लॉक से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड है. तो इसमें क्या करेंगे, उनको 7:30 है, आप क्लॉक बनाना चाहो आपकी मर्जी, नहीं बनाना चाहो तो भी कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? मिनट हैंड की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे मिनट इट की बात हो रही है, तो इट विल रिफर टू मिनट हैंड ओनली, राइट? तो हम मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, तो आपको 7:30 में मिनट देखने, 30 मिनट्स देखने. तो 30 मिनट्स में ये कह रहा है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ये है हमारी
साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और क्या कह रहा है 11:45 में कहाँ होगी, ये 30 मिनट्स में होता है, 45 मिनट्स में यहाँ होता है, ठीक है। तो आपको पूरे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सोचो कि जो नॉर्मल आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉर्थ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ठीक है? ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है। अब साउथ वेस्ट हमारा 30 पे है। अगर आप इसको पर्टिकुलरली वो देखो कि 30 से 45 तक कितना हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया। और ये कैसे डायरेक्शन में जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मीन्स इस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है। तो अगर साउथ वेस्ट इसको 30 मान रहे हैं तो हमें 90 डिग्री जाना है, तो ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरफ, वो ऑपोजिट नहीं जाएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ वेस्ट। आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो आपको देखना है कि 30 से 45 मिनट्स, दैट मीन्स 90 डिग्री टर्न होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, दैट विल बिकम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। Next question. There are 30 students in a class who are sitting in a straight line. तो 30 students इस straight line में बैठे हैं. Nutan is sitting 18th from left, from the right end, and Mohan is sitting 6th to the right of the student who is sitting at the extreme left. ठीक है? How many students are between Nutan and Mohan? ठीक है? तो सबसे पहले बनाते हैं, नूतन कहाँ पे बैठी है, 18th from the right end. अब एक चीज याद रखना, कभी भी ऐसे लेफ्ट राइट वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेफ्ट राइट या फिर टॉप बॉटम, ठीक है, या फ्रंट बैक, तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि लेफ्ट प्लस राइट जो होता है वो होता है नंबर ऑफ पीपल प्लस वन, ठीक है। तो लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक होती है नंबर ऑफ पीपल प्लस वन। यहाँ पे आप टॉप बॉटम भी ले सकते हो, ठीक है, टॉप से इतनी रैंक है, बॉटम से इतनी रैंक है, बेसिकली वो होता है n+1 ही होता है, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या करना है, इस पर्सन में हमें निकालना कि इनके बीच में कितने लोग हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, और नूतन की 18th फ्रॉम द राइट हैंड रैंक है, 18th फ्रॉम द राइट हैंड रैंक है, लेफ्ट से कितनी हो जाएगी, टोटल 31 आना चाहिए, लेफ्ट से हो जाएगी इसकी रैंक 13th। अच्छा, अब क्या दिया है, मोहन इज सिटिंग 6th टू द राइट ऑफ द स्टूडेंट हु इज सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब जो लेफ्ट में सबसे पहले नंबर पे बैठा है, इसके 6th टू द राइट है, तो इसके 6th टू द राइट मतलब यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे, मतलब 7th पोजीशन लेफ्ट में कौन बैठा है, मोहन बैठा है, ठीक है। ये लेफ्ट है, मतलब ये एल का मतलब है कि लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो बैठा है उसके 6 पोजीशन अहेड बैठा है मोहन। अब हमें बताना है कि इसके बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो इसमें लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं, राइट, इसमें मिस्टेक करते हैं लोग, 13 - 7 कर लेते हैं, उनका आंसर आ जाता है 6। बहुत कॉमन मिस्टेक है, बेसिक चीज है, कॉमन मिस्टेक है। देखो क्या करना है, अगर आपको एक पोजीशन दी है P1 और P2 दी है, और आपसे पूछा नंबर ऑफ पीपल इन बिटवीन, सो इट विल ऑलवेज बी P2 - P1 - 1, ठीक है, इतने लोग बीच में बैठे हैं, ठीक है। अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ पीपल इन बिटवीन निकालना है तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट करके 1 सब्ट्रैक्ट कर लो। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, अगर आप 7 और 8 लोगे, अगर आप सीधे डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, आंसर 1 आएगा, लेकिन कोई भी बीच में नहीं है, ठीक है। 7 to 9 लोगे, आप कहोगे कि सब्ट्रैक्ट करके 2 आ रहा है, ठीक है, पर एक पर्सन है बीच में। 10 लोगे तो आप कहोगे कि डिफरेंस 3 आ रहा है पर 2 लोग हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे कम नंबर है तो आप मैनुअली काउंट भी कर सकते हो, या आप मैनुअली काउंट करके 5 आंसर कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, कभी भी पूछे नंबर ऑफ पीपल इन बिटवीन, सब्ट्रैक्ट, टेक द डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द आंसर। सिमिलरली एक लॉजिक होता है, वो नंबर ऑफ पीपल पे नहीं होता है, वो काउंटिंग पे होता है, ठीक है। अगर मान लो 7 से हमें 13 तक काउंट करना है, राइट, अगर हमें काउंट करना होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को, तो क्या करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट प्लस 1 होता है जब काउंट करना होता है। अगर मैं कहूँगी 7 से 13 तक काउंट करना है, आप इन लोगों को लेटर से कहीं लेके जाना है, कुछ करना है, ठीक है, तो 7 से 13 तक 7 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अभी देखो हमने 8 से 12 तक 5 के काउंट किए, 13 और 7 भी काउंट कर लेंगे, टोटल 7 लोग हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत बेसिक सी होती हैं और उसमें कई लोग मिस्टेक कर देते हैं। प्लीज अवॉइड सच मिस्टेक्स। दिस इज सिलॉजिज्म्स, ओके, इसमें 4 कंक्लूजन दिए, वैसे टिपिकली 2 कंक्लूजन आते हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, पर लेट्स सी कि कंक्लूजन करना कैसे है, क्योंकि एक ही कोई फॉलो करेगा या नन फॉलो करेगा।
So it says some deposits are debits. ठीक है, तो ये डिपॉजिट हो गया, ये डेबिट हो गया. ठीक है, some debits are credit, तो क्रेडिट बना देते हैं. एंड some credits are loans, ये लोन हो गए. ऑल लोन्स आर बैंक्स. तो ये हमारा जेनरिक डायग्राम है. ठीक है, अब इसे हम देखते हैं कौन से कंक्लूजन इससे फॉलो करेंगे. वो कंपलसरी फॉलो होना चाहिए. ठीक है, सम डिपॉजिट्स आर क्रेडिट्स, डिपॉजिट क्रेडिट है, नॉट नेसेसरी. ठीक है, पहले ये वाले कंक्लूजन देखते हैं जो सिंपल दिख रहे हैं. ऑल लोन्स आर डेबिट्स, ऑल लोन्स डेबिट्स नहीं है, दो तो हमने रिजेक्ट कर दिए. सेकंड और फोर्थ बच रहा है. सम डेबिट्स आर बोथ डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट्स, some debits are both deposit and credit, not necessary. ठीक है, इसमें तो वैसे भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं. लास्ट कंक्लूजन कहता है some loans are not banks. ठीक है, अब ये कह रहा है कि some loans are not banks, कुछ लोन ऐसे हैं जो बैंक नहीं है. इज देयर एनी लोन विच इज नॉट बैंक? देखो सारे लोन्स तो ऑलरेडी बैंक हैं, राइट? सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो फॉल्स. दैट मीन्स नन फॉलोस. तो सिंपल था, आपको डायग्राम बनाना था और बेसिक डायग्राम से ही आपके सारे कंक्लूजन रिजेक्ट हो गए. फाइंड द ऑड वन आउट इन दिस फिगर. और अगर आप इस फिगर को देखोगे तो काफी इजीली आप आंसर कर सकते हो क्वेश्चन को. ठीक है, देखो इसमें तो 3 ही है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, तो इस बेसिस पे हम नहीं कर सकते. अगर आप नोटिस करोगे ध्यान से, इसमें ऑल्टरनेट हो रहे हैं, इसमें भी ऑल्टरनेट हो रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, इसमें भी ऑल्टरनेट लेफ्ट राइट इमेजेस हैं. ठीक है, एरोज जो है वो लेफ्ट राइट पॉइंट कर रहे हैं ऑल्टरनेट. इसमें ऑल्टरनेट नहीं, इसमें दो आप देख रहे हो कि एक साइड कर रहे हैं. ठीक है, तो बाकी सारे ऑल्टरनेट. कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेंथी भी होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है. स्नैप में आपको इजी क्वेश्चंस पिक करने हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको काफी पढ़ना पड़ेगा और सॉल्व करने में टाइम लग सकता है. ठीक है, तो ये गेम है आपको स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए. ओके, सो स्नैप में कुछ क्वेश्चंस आपके क्रिटिकल रीजनिंग के भी आते हैं. लेट्स सी दिस. Most people who reduce their alcohol consumption feel more energetic. ठीक है, most people who feel they can reduce alcohol consumption feel energetic. Assumption first is saying if one reduces alcohol consumption one will feel more energetic. क्या ये ट्रू होगा? देखो ये कह रहा है most people feel. ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिड्यूस करते हैं पर उन्हें, अगर देखो यहाँ पे अगर ऑल होता ना, अगर यहाँ पे ऑल होता तो ये ट्रू होता, क्योंकि ये कह रहा है मोस्ट पीपल. सो 90% लेट अस अज्यूम कि 90% लोगों में होता है, 10% लोगों में नहीं होता है. कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ लोग हो सकते हैं कि जिन्हें रिड्यूस किया पर क्या कहते हैं उनका एनर्जेटिक एनर्जी लेवल इंक्रीज नहीं हुई, राइट? तो यहाँ पे मोस्ट कह रहा है, मोस्ट का मतलब कि है कि नॉट नेसेसरी ऑल. तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है कि मोस्ट कह रहा है तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, राइट? सो दीज पीपल कैन बी एक्सेप्शंस, सो दिस इज नॉट ट्रू. सेकंड इज सेइंग इफ वन डज नॉट रिड्यूस अल्कोहल कंजम्पशन वन विल नॉट फील मोर एनर्जेटिक. ठीक है, देखो अजम्पशन में क्या होता है, जो नेगेटिव होता है ना उसको कभी आप जो दिया है वो अजम्पशन, उससे अजम्पशन ले सकते हो, नेगेटिव नहीं होता. मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं कहता हूँ कि like if people are friends they have trust within themselves. ठीक है, तो अगर दो लोग दोस्त हैं उनमें ट्रस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर दोस्त नहीं तो ट्रस्ट नहीं होगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी कि अगर अल्कोहल कंजम्पशन रिड्यूस नहीं कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि दे मे नॉट फील एनर्जेटिक, दे माइट फील मोर एनर्जेटिक. तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है. ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, जरूरी नहीं है. ठीक है, if a person is not reducing alcohol consumption it is not necessary that they will not feel more energetic. They might feel more energetic without reducing alcohol consumption also, right? But alcohol consumption is not good for health, so neither conclusion is true. Okay, another question on series 327 369 531 546.
666 और यू हैव टू फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर लिख लेते हैं। 327, 369, 531, 546 एंड 666। चलो इनका गैप निकाल लेते हैं, दैट इज 42। दिस इज 162, आ गया 15, आ गया 120। आपको अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा, एक प्रीवियस क्वेश्चन हमने सम ऑफ डिजिट्स पे किया था, राइट? अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें चेक कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। 3 इंटू 2 इंटू 7 42 होता है। 3 इंटू 6 इंटू 9, 3 इंटू 6 इज 18, इंटू 9 162। 5 इंटू 3 इंटू 1 इज 15। 5 इंटू 4 इंटू 6 120। ठीक है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है 216। तो इसमें 216 ऐड कर दो, गेट 882। टिपिकली कुछ इस तरह के लॉजिक हो सकते हैं। अगर लॉजिक इंस्टेंटली स्ट्राइक हो रहा है, गो अहेड एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर लॉजिक स्ट्राइक नहीं हो रहा एग्जाम में, तो प्लीज अवॉइड सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत समय लग सकता है आपको लॉजिक फिगर आउट ही ना हो। ठीक है, so that is the key to solving these questions. Okay, next question is on blood relations. It says that A is the mother of B and B is the mother of C. C is the daughter of D, D is the brother of E, F is the son of E and G is the sister of F and the daughter of H. ये तो काफी बड़ा सा रिलेशन है, काफी लोग हैं और इनमें आपस में रिलेशन दिया है। ठीक है, तो टिपिकली आपको क्या करना है कि जो लाइक यहाँ पे फैमिली ट्री बना के ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ए इज द मदर ऑफ बी, ए एक फीमेल है, इज द मदर ऑफ बी, इज द मदर ऑफ सी, इज द मदर ऑफ सी। अब देखो टेंडेंसी क्या होती है, अगर आपने देखा कि बी फीमेल आप सी भी फीमेल कर देते हो, आप सोचते हो डॉटर है तो डॉटर होगी, जरूरी नहीं है, सी सन भी हो सकता है। ठीक है, सो अभी हमें जेंडर नहीं पता। सी इज द डॉटर ऑफ डी। ठीक है, अब जेंडर पता चल गया, सी इज द डॉटर ऑफ डी। अब देखो डॉटर है डी की, तो बी तो मदर है, दैट मीन्स डी विल बी द फादर ऑफ सी। ठीक है, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, तो डी और ई ब्रदर है, तो अब है डी इज द ब्रदर ऑफ ई। अब इसका मतलब ये नहीं कि ई ब्रदर होगा, ई सिस्टर भी हो सकती है। ठीक है, एफ इज द सन ऑफ ई, एफ इसका सन है, एफ एक मेल है। एंड जी इज द सिस्टर ऑफ एफ एंड डॉटर ऑफ एच, जी इज द सिस्टर ऑफ एफ एंड डॉटर ऑफ एच, तो दैट मीन्स ये एच की डॉटर है, तो ई और एच एक कपल है। ठीक है, अब ई और एच कपल है, पर क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ। तो ई और एच का हमारा पूछा नहीं है, बट वी कैन नॉट डिटरमाइन। अगर ई एच के बारे में पूछ लेता, हु इज द फादर ऑफ एफ, या फिर हाउ इज एच रिलेटेड टू सी, तो नहीं बता पाते। लेकिन डी रिलेटेड टू एफ पूछा, तो डी क्या हो जाएगा, डी इज अंकल, इजंट इट, डी एक मेल है, इट, और ये ई जो भी है, चाहे मदर है या फादर है, उसका ब्रदर है, राइट? सो ई विल बी, डी विल बी अंकल ऑफ। ठीक है, अब एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, लोग इसमें क्या गलतियां करते हैं। एक ये तो ठीक है, करेक्ट आंसर इजीली था। अगर मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं पूछूं कि हाउ इज एच रिलेटेड टू जी, ठीक है, अगर मैं ये पूछूं हाउ इज एच रिलेटेड टू जी, तो एच का हमें जेंडर नहीं पता है, एच मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकती है, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, बट अगर मैं यहीं पे पूछूं हाउ इज सी रिलेटेड टू, अब इसमें कई लोग क्या करते हैं, अगर सपोज एक ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, तो काफी लोग कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार्क करके आ जाते हैं, बिकॉज दे से कि ई का तो जेंडर ही नहीं पता है। बट द आंसर इज नॉट दिस। सी ई कुछ भी हो, ई अगर मेल है या फीमेल है डज नॉट मैटर, बिकॉज क्या है कि ब्रदर्स डॉटर क्या होता है, नीस। इसका आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी बहुत बेसिक सी चीजें होती है जिसमें लोग मिस्टेक कर देते हैं, आपको ये चीजें मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। जैसे अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ पीपल इन बिटवीन,
आता है, आप कर रहे होते हो पर उसमें सिली मिस्टेक कर देते हो। सेम गोज हियर, अगर आपको ई का जेंडर नहीं पता लेकिन अगर सी का रिलेशन पूछा है तो यू कैन टेल फॉर सी। बाय द वे इस क्वेश्चन में ई का रिलेशन ऐसे पूछा था, व्हिच वाज एन इजी वन। Okay, if you are preparing for NMAT and SNAP and are looking for a structured course, right? So we have a course for these examinations covering all the syllabus in detail along with practice sheets and mock tests. And in case you are preparing for only one of the exams, हो सकता है खाली आप NMAT या SNAP की preparation कर रहे हो और आपको accordingly आपको एक कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और उसका कोर्स चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपको प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं। सो यू कैन मेल टू अस एट support@mbakaro.in that we can adjust the price for you. All right, so here's the next question. It talks about letter clusters. So we have number series, letter series. इस तरह के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 25 में से 5-6 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलो नंबर लेटर सीरीज से आएंगे। तो जो हम जिस अलग अलग तरह के वैरायटी के क्वेश्चन देख रहे हैं उस तरह के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई भी लॉजिक हो सकता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इट इज ऑन लेटर सीरीज। तो वी आर गिवन जेड, तो एक काम कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं जेड VRN, then we have VSEM RPNL और ये मिसिंग है, फिर हमारे पास है JJJJ। ठीक है, एक चीज होती है आपको अल्फाबेट्स का ऑर्डर पता हो। ठीक है, तो जैसे A1 होता है, B होता है 2, C होता है 3 एंड सो ऑन, Z होता है 26। अगर ये पता है तो बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी कम टाइम लगेगा। अगर नहीं पता है तो भी आप एक काम कर सकते हो, एग्जाम में जब एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उस समय आप ये अपने नोटबुक में लिख सकते हो, क्योंकि स्नैप में हो सकता है आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, और एक तरीका होता है इसे रिमेंबर करने का, जो एक एक्रोनिम काफी लोग यूज करते हैं, एजोटी, राइट? दैट इज 5 10 15 20 25। वरना आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, मैनुअली काउंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेस करने में टाइम लगता है, नंबर ज्यादा होते हैं तो फटाफट हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें Z होता है 26, ठीक है, V होता है 22, R होता है 18। अगर जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, J होता है 10। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, Z से काउंट करोगे। ठीक है, और होता क्या है, ये टिपिकली देखने को मिलता है कि रिवर्स काउंटिंग टफ होती है। अगर मैं कहूँ कि ABCD सुनाओ, आप एक बहुत फटाफट सुना दोगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बट अगर मैं रिवर्स बोलने को कहूँ तो आपको काफी टाइम लगेगा, इजंट इट? तो आप सोचते भी धीरे हो, लाइक Z से आप काउंट करोगे, आप कहोगे YX, फिर आप सोचोगे एक्स से पहले क्या आता है यार, W आता है, फिर V आता है, तो आपने कहा कि -4 हो गया, मैनुअली काउंट करेंगे। V से आप करोगे U, देन क्योंकि आपकी टेंडेंसी क्या होती है, हमें हमेशा आगे सिखाया जाता है, UTSR, फिर कहोगे -4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से करोगे। अगर ऑर्डर पता है तो आपको सिंपली, क्योंकि नंबर्स हम तेज प्रोसेस कर लेते हैं, ये 18 है तो यहाँ पे आपका 14 आएगा। 14 क्या होता है, N होता है। ठीक है, याद रखना M फॉर मिडिल, तो M 13 होता है। तो अगर आपको कुछ कुछ के भी पता है ना, मतलब एटलीस्ट लेटर से 8-10 अल्फाबेट्स के बारे में भी पता है, तो आप आसपास के नंबर काउंट कर सकते हो। तो एन हो गया, तो पहले सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसको जल्दी करने की, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप एक एक लेटर देखोगे तो काफी टाइम लगेगा। तो मैंने क्या करा, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए क्योंकि मुझे पता है एन आएगा। अब मैंने दो ऑप्शन देखे, एन के बाद एमएल दिया, इसमें भी एमएल दिया, तो मैं ये बीच के दो चेक ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे ये वाले चेक कर लूंगा। ये कैसे कर लूंगा, एन एम एल उल्टा चल रहा है, एल एम एन होता है ना, एन एम एल, एल से पहले क्या आता है, के। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप बीच के दो चेक करके देख लेना, आपका ये आंसर आएगा। 22, 19, 16, 13 होता है एम। ठीक है, आर होता है 18, दिस इज 16, 14 और 12 होता है आपका एल, एन एम एल के। तो अगर ऑर्डर पता रहता है तो ये क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं। मैथ में यही चीजें बहुत आती हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चंस ऐसे अल्फाबेट नंबर सीरीज पे होते हैं। सो प्लीज डू प्रैक्टिस इट, लाइक ABCD याद कर लो, काफी काम आएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. दिस इज कॉल्ड बाइनरी लॉजिक. ठीक है, इस पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे. आप बाइनरी लॉजिक सर्च कर लेना हमारे चैनल पे जाके, आपको मिल जाएगा. काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और कैसे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं वो हमने देखे हुए हैं. राइट, ओके. तो चलिए देखते हैं इसको. बहुत बच्चे ट्रूथ लाई भी बोलते हैं. तो ट्रूथ लाई बाइनरी लॉजिक एक ही चीज है. उसी को मतलब उसका टेक्निकल नाम होता है बाइनरी लॉजिक, पर जो मोस्टली बच्चे बोलते हैं उसे ट्रूथ लाई बोलते हैं. तो जो भी आप बोलना चाहो वो फर्क नहीं करता, आपको लॉजिक आना चाहिए. So it says the inhabitants of an island chor chor always answer any question with the two sentences, one of which is always true and the other always false. ठीक है, तो एक आइलैंड है, उसमें या तो एक सेंटेंस ट्रू बोलते हैं, दूसरा फॉल्स बोलते हैं. You find that your book has been stolen. आपकी बुक स्टोलन हो गई. You question three inhabitants of the island and they reply as follows. तो तीन लोग हैं, वो रिप्लाई करते हैं. ठीक है, जगत says I did not do it, कुणाल didn't do it. ठीक है, तो और कुणाल कहता है आई डिडंट डू इट, लाजवंत डिडंट डू इट, और लाजवंत कहता है कि आई डिडंट डू इट, आई डोंट नो हु डिड इट. ठीक है, अब क्या है कि देखो हर पर्सन एक ट्रू बोल रहा है, एक ट्रू बोल रहा है, एक फॉल्स बोल रहा है. ये दिया है हमें कि एक क्वेश्चन ट्रू, एक स्टेटमेंट ट्रू होगा, एक स्टेटमेंट फॉल्स होगा. ठीक है, और हमें बताना है कि क्या कहते हैं इसमें से कौन सा मतलब कौन से पर्सन ने बुक स्टील की है. राइट, तो कैसे फिगर आउट करेंगे. अब देखो आई डेंट डू इट, आई डेंट डू इट, आई डेंट डू इट तो सभी कह रहे हैं. ठीक है, बस एक ने तो किया ही होगा. चलो एक काम करते हैं. देखो टिपिकली क्या करना चाहिए, अलग अलग मेथड्स होते हैं. किसी में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है, किसी में क्या किसी ने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया है, कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसे कुछ दिया कि आई डेंट डू इट या आई डिड इट, ऐसे आई डिड इट तो किसी ने भी नहीं कहा. ठीक है, अब देखो कि अगर हम ये वाला स्टेटमेंट लेते हैं, ये कह रहा है कुणाल डिडंट डू इट, ठीक है, और कुणाल कह रहा है कि आई डिडंट डू इट. तो एक काम मान लेते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू मान लेते हैं. ठीक है, क्योंकि दोनों सेम स्टेटमेंट है. वो कह रहा है कि देखो दोनों स्टेटमेंट सेम ही है. वो कह रहा है कि कुणाल ने नहीं किया, कुणाल कह रहा है मैंने नहीं किया. अब या तो दोनों ही सही होंगे या दोनों गलत होंगे. ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इनको मान लेते हैं कि दोनों सही स्टेटमेंट है. तो अगर हम इसे ट्रू मान लेते हैं, कुणाल डिडंट डू इट, और ये भी ट्रू होगा क्योंकि कुणाल, वी आर सेइंग कि कुणाल ने नहीं किया ना. सो दिस इज ट्रू, दैट मींस दीज टू विल बी फॉल्स. ठीक है, ये दोनों फॉल्स होंगे. अच्छा, अगर जगत से कह रहा है आई डिडंट डू इट, तो मतलब जगत ने बुक स्टील की. ठीक है, जगत ने बुक स्टील की. लाजवंत डिडंट डू इट, ये फॉल्स हो गया, मतलब लाजवंत ने बुक स्टील की. तो ये मतलब हमारा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना. अगर हमने पहले क्या माना कि हमने कहा कि दोनों को या तो हम ट्रू मान लेते हैं या दोनों को फॉल्स मान लेते हैं. तो हमने दोनों को ट्रू माना. दोनों को ट्रू माना तो हमारे पास दो कल्प्रेट हो गए. देयर इज ओनली वन पर्सन हु स्टोल इट. ठीक है, तो अब दोनों को फॉल्स मानने में दोनों को ट्रू मानने में इट बिकेम इनकरेक्ट बिकॉज वी आर गेटिंग टू कल्प्रेट्स. क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए. तो इसके अकॉर्डिंग लाजवंत ने किया, इसके अकॉर्डिंग जगत ने किया. तो ये हम नहीं लेंगे. तो क्या करेंगे, जो हमने पहले स्टेटमेंट लिया था ना, उसे हम फॉल्स ले लेंगे. ये फॉल्स ले लेते हैं और इसे भी फॉल्स ले लेते हैं. तो इसका मतलब किसने किया, कुणाल ने किया. नाउ लेट अस वेरीफाई आवर आंसर. ठीक है, देखो इसका पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हो गया. आई डिडंट डू इट, यस जगत ने नहीं किया. लाजवंत डिडंट डू इट, ये भी ट्रू हो गया. ठीक है, दोनों ट्रू हो गए. लाजवंत कह रहा है आई डिडंट डू इट. ठीक है, तो लाजवंत ने नहीं किया, इसको ट्रू मान लेते हैं. आई डोंट नो हु डिड इट, तो ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है, हमें नहीं पता. राइट, तो क्योंकि हमें कंडीशन क्या दी है कि एक ट्रू है एक फॉल्स है. हमें ये कंडीशन दी है कि एक ट्रू है एक फॉल्स है. तो ये तो डेफिनेटली ट्रू है बिकॉज वी आर सेइंग कि कुणाल ने किया है. तो ये फॉल्स हो सकता है ना, ये फॉल्स हो सकता है. आई डोंट नो हु डिड इट, ये फॉल्स हो सकता है उसे पता हो. ठीक है, लाजवंत को पता हो, हमें थोड़ी पता कि उसे पता है कि नहीं पता. उसे हो सकता है कि उसे पता हो. तो वी नो दैट कुणाल स्टोल द बुक. ठीक है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही. देखो जगत का पहला स्टेटमेंट ट्रू है, आई डिडंट डू इट, कुणाल डिडंट डू इट फॉल्स हो गया, कुणाल ने किया. ठीक है, कुणाल का पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, कुणाल का सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गया. ठीक है, लाजवंत का पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, सेकंड स्टेटमेंट हमने फॉल्स ले लिया. तो ट्रू फॉल्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, उसे फॉल्स लेना ही पड़ेगा. अगर मान लो ऐसा होता कि यहाँ पे अगर दोनों ट्रू भी होते तो भी पॉसिबल था, और दोनों एक ट्रू एक फॉल्स है वो भी पॉसिबल है. ठीक है, तो ये हम बता नहीं सकते कि वेदर ट्रू या फॉल्स है, लेकिन हमें कंडीशन दी है कि वन स्टेटमेंट इज ट्रू, अनदर स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो यहाँ पे फॉल्स कंसिडर करेंगे. तो आंसर इज कुणाल.
ओके, सो दिस इज अ कोड बेस्ड डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन। ठीक है, ये कहता है ए स्टार बी मीन्स ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी। तो पहले हम इन सारे पॉइंट्स को लेके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ई स्टार एफ मतलब ई इज टू द वेस्ट ऑफ एफ, एफ डैश जी डैश मीन्स ईस्ट। ठीक है, एफ इज टू द ईस्ट ऑफ जी, तो मतलब जी इधर कहीं पे आएगा। अब ये ई के इधर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। जी प्लस एच प्लस मीन्स टू द नॉर्थ ऑफ द अदर थिंग, सो जी इज नॉर्थ ऑफ एच एंड जी माइनस ई, माइनस मीन्स ईस्ट ऑफ दिस, सो जी इज ईस्ट ऑफ ई, मतलब ई सबसे वेस्ट में, फिर जी है, फिर उसके बाद एफ है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ई इज टू द E is to the west of F, F is to the east of G, and G is to the east of E। ठीक है, और चौथा H यहाँ पे आ जाएगा। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू E। H विद रिस्पेक्ट टू E पूछा है, तो E से स्टार्ट करो। H के डायरेक्शन में देखो, दिस इज साउथ एंड दिस इज ईस्ट, द आंसर इज साउथ, कोडेड हमारे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। Okay, now this is a question on critical reasoning. Read it and let's look at it. It says, a proposal has been put forward to construct a new highway connecting major cities to improve transportation infrastructure. ठीक है, तो एक proposal निकाला है new highway का। अब course of action क्या दी है? First course of action says the government should allocate funds and resources for the immediate construction of the proposed highway to alleviate traffic congestion. Second course of action कह रहा है the government should conduct an environmental impact assessment to evaluate the potential ecological consequences of constructing the new highway। अब इसको ध्यान से सुनो, इसमें लोग क्या मिस्टेक करते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो बोथ 1 and 2 फॉलो करेंगे। ठीक है, नेचुरल है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ट्रैफिक कंजेशन है। ठीक है, तो आप कहोगे दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कई लोग यही गलती करेंगे, कई लोग कर देंगे बोथ, बिकॉज जैसे कि जो फंड एलोकेट करो तो वो भी सही है, और दूसरा है कि इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, का वर्ड्स पे ध्यान देना, द गवर्नमेंट शुड एलोकेट फंड्स। ठीक है, फंड तक का तो सही है। इमीडिएट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये वर्ड जो आता है इमीडिएट। अब देखो, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, दे रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग। इमीडिएट वर्ड जो है ना, वो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। इमीडिएट नहीं बना सकते आप, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी हाईवे बना दोगे। ठीक है, देयर हैज टू बी सम थिंग्स अंडर कंसिडरेशन, लाइक एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एग्जिस्टिंग ट्रैफिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो बन के आपके पास दूसरे बाईपास रूट है जहां से आप ट्रैफिक चला सकते हो कि नहीं चला सकते, कुछ देख के ही बनता है ना। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया हाईवे बनाना है तो दूसरे दिन जाके बन जाएगा, ऐसे नहीं बनता। राइट, सो ये जो इमीडिएट कंस्ट्रक्शन है, ये यहाँ पे इसे इनकरेक्ट बना देगा, क्योंकि अब इन जो भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजंस होते हैं, दे टेक टाइम टू एग्जीक्यूट। तो बहुत विजनरी थॉट प्रोसेस के तहत चलते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि यार ये हाईवे बनाना है और उसने बोल दिया हाँ बन जाएगा। तो दे हैव टू, दिस इज showing urgency which is not the need. Ab second course of action, the government should conduct an environmental impact assessment to evaluate the potential ecological consequences of constructing the new highway. तो ये sense बनाता है, you have to consider several things. One is environmental impact also, right? What will be the impact on the environment? Okay, so that is a proper course of action. So only two follows. ठीक है, तो इसमें ये immediate word था, that was the key जिससे आप कह सकते हो कि correct course of action नहीं है। Okay, if in a year March 3 is a Sunday, what is the day on May 15? ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज अबाउट क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। तो मैं आपको आज एक इंटरेस्टिंग सी टेबल दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कहना चाहिए कि एक टेबल में आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। तो जस्ट रिमेंबर दिस, जिससे आपको किसी भी अगर सेम ईयर में कोई भी डेट पूछते हैं तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ जनवरी टू
इसको डूम्सडे मेथड भी बोलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और फिर मैं इसे याद करने की टेक्निक भी बताऊंगा। मैंने भी ये रिसेंटली सीखी थी कि पहले मैं भी एक ऑड डेज काउंट करके करता था, मुझे एक नई टेक्निक आई है। बस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये हमारे ये डेट्स होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 फरवरी में लिख दो लास्ट डे, ठीक है, लास्ट डेट। अब ये लीप नॉन लीप ईयर सब में लास्ट डेट अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में 29 हो जाएगी और नॉन लीप ईयर में 28 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। जनवरी में 3 या 4 होता है, 4 इज इन लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर में 3 होता है, ठीक है। ये डेट्स नोट कर लेना। मैं अभी बाकी चीजों के बता रहा हूँ, बाकी चीजों के काफी इजी हैं, ठीक है। देन यू राइट लाइक फॉर इवन मंथ्स, इवन मंथ्स मतलब फरवरी को छोड़ के, राइट 4 4 6 6, टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। 8 8, अक्टूबर में होता है 10 10 एंड 12 12। तो फेब में आपका लास्ट डेट होता है, ठीक है। और जो इवन मंथ्स है उसमें सेम डे एंड एम, मतलब यू कैन से डी डी एम एम, सेम डेट सेम मंथ, ठीक है। जो सेम डेट और मंथ लेना है, जो डेट मंथ का नंबर होता है वाली डेट लेनी है, ठीक है। अब क्या करना है, बाकी चीजों का ध्यान से देखो। इन चीजों को देख लेना कि मार्च में आपको रखना है 7 3, जुलाई में रखना है आपको 11 7, ऐसे रखना है 7 11, मतलब 4 का गैप देना है, ठीक है। 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप। ऑफ कोर्स मार्च में 3 से -4 नहीं कर सकते। जुलाई में आपको 4 इंक्रीज करना है। बेसिकली जुलाई और नवंबर सेम होना चाहिए, ये देखो कि ये दोनों सेम होना चाहिए। और मई और सितंबर का एक तरीका होता है, इसमें भी 4 का गैप देना है, इसमें 9 5 लेना है, 5 9 लेना है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 9 to 5, 5 to 9, ठीक है। 9 to 5 कहते हैं, 9 to 5 जॉब, तो उससे आप, ये कोड है जो आप याद कर सकते हो, 9 to 5, 5 to 9। जुलाई एंड नवंबर का आपको देखना है 11 7, ठीक है, और 7 11। मार्च में देखना है 7 3। तो ये क्या होता है, ये होते हैं कि सेम डेट्स होती हैं, ठीक है। ये सेम डे होता है, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, किसी भी ईयर में ट्राई करके देखना कि सेम डे आएंगे, ठीक है। तो अगर आप कोई भी ईयर देखोगे तो ये डेट सेम होंगे। लेट्स से 7 मार्च है तो 11 जुलाई को भी सेम डे पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, ठीक है। आप मेमोराइज करने, मैंने टेक्निक बता दी। फेब्रवरी में लास्ट डे लेना है, इवन डेट्स में डे मंथ लेना है, तो वो इजी है। जनवरी में आपको 3 या 4 लेना है, डिपेंडिंग ऑन लीप ईयर नॉन लीप ईयर, और बाकी का आपको ये लेना है, ठीक है। बट इसमें हमें एक्चुअली क्या करना था, इसमें सिर्फ मार्च और मई का चाहिए। ये तो मैंने टेबल पूरी बता दी। टेबल आप एक बार मेमोराइज कर लो, कुछ एक दो चार प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन, तो याद हो जाएगी आपको मेमोराइज। बट आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ मार्च और मई लेना है, ठीक है। मार्च और मई लेना। अब इसे कैसे करेंगे, देखो। मार्च में हमें पता है 7 मार्च, और मई में आपका कितना है कि 9 मई, ये सेम डेट होंगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर डेट्स को निकालेंगे, और फिर हम पर्टिकुलर, लेट्स से 3 मार्च दिया है, ठीक है। थर्ड को हमें क्या दिया, थर्ड को दिया है संडे, तो यहाँ पे हमें कितना 4 दिन आगे जाना है, तो यानी कि 7 को हो जाएगा थर्सडे, ठीक है। इसका मतलब 9 मई को भी थर्सडे हो जाएगा। अब इसमें हमें 6 ऐड करना है, या फिर अगर ऐसे भी देख लो कि 9 को थर्सडे, तो आपका हो गया 16 को भी थर्सडे होगा 7 डेज बाद, तो 15 को आपका हो जाएगा वेंसडे। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा वेंसडे। कुछ क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करना, और चाहे मतलब आप एक इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी मिल जाएंगे अलग अलग रिसोर्सेज में। कुछ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करना, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। चाहे तो इसके हम एक अलग से क्लास भी ले लेंगे, जिसमें हम एक कैलेंडर के स्पेसिफिक क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस से काफी इजीली समझ में आ जाएगी कैसे आप कोई भी डेट निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने एक इंपॉर्टेंट टेबल बनानी सिखा दी, इस टेबल को आप बनाना सीख लो, और फिर उसके बाद आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें सेम ईयर में कैलेंडर पूछा है, एक पर्टिकुलर डे
डे दिया है किसी एक मंथ का और दूसरे मंथ का निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो. Okay, so here's the next question. It says that in the following series, we need to find the number of sevens that are immediately preceded by 5 but not immediately followed by 4. ठीक है, मतलब ऐसा आना चाहिए 5 7 और यहाँ पे 4 नहीं आना चाहिए. 5 7 आ रहा है लेकिन 4 नहीं आना चाहिए. ठीक है, चलो काउंट करते हैं. 5 7 2 एक आ गया, 5 7 1 दूसरा आ गया, 5 7 3 तीसरा आ गया, 5 7 6 चौथा आ गया, यहाँ पे 5 7 4 आ गया. तो ये वाला 4 हम काउंट, 7 हम काउंट नहीं करेंगे. हमारे पास कितना आ गया, 5 7 2 5 7 1 5 7 3 और 5 7 6. तो हमारे पास 4 ऐसे टर्म्स आ गए. तो कभी कभी ऐसा होता है आपको लंबी सी सीरीज देती है उसमें काउंट करना होता है, काफी इजी क्वेश्चन आता है. Okay, now it says there are 9 friends, they are sitting around a circle facing the center. तो स्नैप में एक आध क्वेश्चन इंडिविजुअल पजल का आता है जिसमें हो सकता है 7-8 लोग बैठे हों, सर्कल में बैठे हों या फिर लाइन में बैठे हों, ऐसे कुछ दिया होगा. So they are sitting around a circle facing the center. A is sitting second to the left of D, I is sitting third to the right of F. Neither I nor F is an immediate neighbor of A or D. G and H are immediate neighbors of each other. E is sitting third to the right of H. B is not an immediate neighbor of F. तो बहुत सारे यहाँ पे 9 लोग दिए हैं, तो हमें यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा. तो क्या कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 लोग हमारे पास यहाँ पे. ठीक है, अच्छा हम इसको अब इनमें क्या रहता है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है. तो क्या हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया है ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी. ठीक है, कनेक्शन दिया है, क्या कुछ और कनेक्शन बन रहा है, ए और डी दिए, फिर आई एफ दिए और आई एफ की पोजीशन हमें दिए कि ए और डी के नेबर्स नहीं है. तो हम स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी. सपोज मैंने यहाँ पे डी ले लिया तो यहाँ पे ए आ जाएगा. ठीक है, फिर कहता है कि आई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ एंड नीदर आई नॉर एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और डी. तो आई और एफ यहाँ पे नहीं आ सकते. इन तीन पोजिशन में आई और एफ नहीं हो सकते हैं. ठीक है, अब क्या है कि I इज थर्ड टू द राइट ऑफ F. तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, अगर मैं यहाँ पे F लेता हूँ तो 1 2 3 I यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही. अगर मैं F यहाँ लूंगा तो I यहाँ पे आएगा, नॉट पॉसिबल. F I विल कम हियर, F I विल कम हियर, F I विल कम हियर. ठीक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है. तो वी हैव प्लेस्ड दीज 5 पीपल इजीली, 4 पीपल इजीली. ठीक है, A D I F ये 4 लोग हो गए. नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि G एंड H आर इमीडिएट नेबर्स. G H इमीडिएट नेबर्स है तो दैट मींस G and H विल ऑक्यूपाई these two places. E is sitting third to the right of H. ठीक है, अगर मैं H को यहां मान लेता हूं तो 1 2 3 यहाँ पे E आ जाएगा. अगर मैं H को यहां मानता हूं तो 1 2 3 यहाँ पे E आएगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी A है तो दैट मींस यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे E आ जाएगा. यहाँ पे हमारा G हो गया. राइट, अब 2 लोग बचते हैं. ठीक है, ए बी और सी बचे हैं. ठीक है, 2 पीपल आर लेफ्ट. बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ. तो बी यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा. सो दिस कंप्लीट्स द अरेंजमेंट. ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि इफ यू आर गुड विथ, इफ यू प्रैक्टिस्ड वेल, आपको फटाफट बना लेते हो तो इन क्वेश्चंस को करो, वरना स्किप भी कर सकते हो क्योंकि पढ़ने में टाइम लगता है. ठीक है, इतना सा पढ़ने में टाइम लगता है. अगर किसी की स्पीड अच्छी है, ये टिपिकली क्वेश्चन है जो इंडिविजुअल आएगा. राइट, और क्वेश्चन में टाइम भी लग सकता है. जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, बाइनरी लॉजिक भी था. अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो मत करना. ठीक है, अगर आपने ढंग से नहीं किया तो मत करना उन क्वेश्चंस को, टाइम लगेगा. कुछ क्वेश्चंस जैसे सीरीज बेस्ड है, ये सब आप इजीली कर सकते हो. सिलॉजिज्म्स हैं या फिर क्रिटिकल रीजनिंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है. ओके, अब हमने बना लिया. लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ बी. ठीक है, बी की पोजीशन ये है और ये कौन सी साइड है, ये हमारी राइट साइड है. फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड टू द राइट हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब ये क्वेश्चन होते हैं जो डुएबल होते हैं. तो इट सेज ए पी पी डी डी एस एस जी. अब एक चीज अगर आप पहले ही नोटिस कर लोगे कि पी डी डी एस, तो पहला तो जी होना चाहिए. ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि जो पहला लेटर है वो कैसे जनरेट हो रहा है.
A B D S। A का नंबर होता है 1, 16। B का होता है 4, 19। ठीक है। अब आप कहोगे कि A से P में कितना गैप आया, 15 का आया। D से S में 15 का आया, है कि नहीं। अगर आप ये देखोगे कि P से D में ठीक है, फिर G भी है एक लेटर, G भी लेटर है। G क्या होता है, 7 होता है, राइट। तो अगर आप ये सीक्वेंस देखोगे, A टू D इज गैप ऑफ 3, D टू G इज गैप ऑफ 3। ठीक है। तो A से D 3 गैप, और ऐसे में कैसा आ रहा है, 15 का गैप। तो यहाँ से 15 का गैप दे दो तो आ जाएगा 22, विच इज यू वी। यू इज 21, वी इज 22। हमारा आंसर हो जाएगा जी वी। ठीक है। ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखो, अगर यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ लेटर्स नहीं पता थे तो आपको मैनुअली काउंट करना पड़ता। पहला तो पता था जी आएगा, क्योंकि ए पी पी डी डी एस, तो पहला वाला सेकंड लेटर बिकम्स फर्स्ट लेटर, तो ये तो इजी था। लेकिन जो गैप था वो आपको काउंट करने में बहुत टाइम लगता है, ए से पी तक काउंट करना पड़ता। अगर आपको सीधे नंबर्स पता है कि पी इज 16, एस इज 19, कैन इजिली गेट दैट वी इज 22, सो जी वी इज द आंसर। ओके। I hope you are enjoying this session. So please don't forget to like this video and share it with your friends who are preparing for Snap. ये हमें काफी अच्छी सीरीज चला रहा है जिसमें हम हर तरह के क्वेश्चन जो स्नैप में आते हैं, वी आर कवरिंग 300 क्वेश्चंस विच अ गुड नंबर। ठीक है। और लाइक 5 times द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू गेट इन द पेपर, विद गुड एक्सप्लेनेशंस कि कैसे करना चाहिए, अलॉन्ग विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मिस्टेक पकड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अरेंजमेंट की बात की या कुछ और बात की, तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स दोज हु आस्क। कोई भी कम्युनिटी में पूछता है कि स्नैप की प्रिपरेशन कहाँ से करें, आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हो। Okay, so here's the next question. We need to observe the figures and tell the set of alphabets that will complete the figure below. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक में सर्कल है, एक में ट्राइंगल है, एक में दो डॉट्स हैं। ठीक है। अगर हमें क्या देखना है, हमें एक चीज देखनी है कि कॉमन क्या है। इन दोनों में सर्कल कॉमन है और इन दोनों में लेटर कॉमन क्या है, एम है। ठीक है। तो मीन्स है कि जो सर्कल है वो एम को डिनोट करता है। ये थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है जो पहली बार देख रहे हैं, बट लॉजिक लगाओगे तो सर्कल सर्कल कॉमन है, एम आ रहा है। ठीक है, एम इसमें भी आ रहा है। इसमें ट्राइंगल है तो इसमें एन आना चाहिए। ठीक है, तो मैं दो ऑप्शंस रिमूव कर देता हूँ, बस एन आ गया। ठीक है। दूसरी चीज क्या देखनी है कि जिसमें अंदर कुछ भी नहीं है उसमें जी आ रहा है, जिसमें एक डॉट है उसके लिए एच आ रहा है, जिसमें दो डॉट है उसके लिए आई आ रहा है। इसमें कुछ भी नहीं है तो जी आना चाहिए। आंसर शुड आइडियली बी एन। तो बेसिकली सर्कल एम से रिप्रेजेंटेड है, ट्राइंगल एन से रिप्रेजेंटेड है, ब्लैंक जो है उसको जी रिप्रेजेंट कर रहा है। वन डॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच, टू डॉट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आई। सो जस्ट ऑब्जर्व करना था आपको कि अगर ट्राइंगल है तो एन होगा, और कोई भी अंदर डॉट नहीं है सो दैट विल बी एन एंड जी। 21 minus 7, 3 equal to 7, 15 divided by 5 is equal to 2, 3 into 2 is 5 and 5 plus 4 is 20. What is the value of this expression? तो इसमें क्या कर दिया है, इसमें जो जो ऑपरेटर्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिवीजन होना चाहिए था, तो अगर हम कह रहे हैं 35 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे माइनस हमने देखा कि डिवीजन बन रहा है, इंस्टेड ऑफ इट इट विल बी डिवीजन। ठीक है। और डिवीजन जहाँ पे यूज हुआ है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे 1 - 1 आ जाएगा, और जहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 7 इज 5, 5 माइनस 1 इंटू 2, तो पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो 5 माइनस 2 माइनस 2 इज 3, सो द आंसर इज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिकली ऑपरेटर्स को हमने स्विच कर दिया, तो
So division, like instead of subtraction, we have to do division. Instead of division, we have to do subtraction, and instead of addition, we have to do multiplication. Execute करना है, and you will get the answer. Okay, so data sufficiency का question है. It says which bag amongst P, Q, R, and S and T is the heaviest. आपको बताना है इनमें से heaviest bag कौन सा है. It says bag Q is heavier than R and S. Bag T is heavier than only bag P. ठीक है. Bag T is heavier than only bag P. तो मतलब पहला स्टेटमेंट से हम निकालना है T is heavier than only bag P. मतलब सिर्फ P से ही बड़ा है. P is heavier than only P. मतलब ये दो लास्ट के हैं, वो सिर्फ B से हैवी, P से हैवी है, बाकियों से हैवी नहीं है. तीन बच गए. Q is heavier than R and S. ठीक है, तो तीन बैग और बच गए. तो यहाँ पे Q हैवियर है, R and S, तो हमें पता है कि इन दोनों में से अब ये कोई भी पोजीशन में हो, you know Q is the heaviest. तो फर्स्ट से तो हमें पता चल जा रहा है कि Q is the heaviest. ठीक है, क्योंकि R and S हमें ये नहीं देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है which is the heaviest. It is not asking the order of all five. तो अगर हमें R और S नहीं पता कौन हैवी है इनमें से, does not matter. We can tell that Q is the heaviest. So first alone is sufficient. Only 3 bags are lighter than R. ठीक है, अगर सेकंड अलोन देखेंगे तो R से सिर्फ 3 बैग हल्के हैं, तो R से ऊपर एक बैग होना चाहिए. मींस the weight of bag Q is 80 kg which is 5 kg more than R. ठीक है, अब देखो R is lighter than Q और क्या कह रहा है, R से 3 बैग छोटे हैं, तो दैट मीन्स इससे भी निकल के आ गया. ठीक है, Q 80 हो गया, R 75 हो गया, से भी आंसर आ जा रहा है. तो ईदर स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. आपको दोनों कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं है. अब इसमें कई लोग क्या करते हैं, दोनों कंबाइन कर लेते हैं. वो कहते हैं पहले में आर और एस का तो पता ही नहीं चल रहा, तो दूसरे को भी मिक्स कर लेते हैं. ये आपको नहीं करना है. ठीक है, पहले से भी अलग से पता चल जा रहा है क्यू इज द हैवीएस्ट, सेकंड से भी अलग से पता चल जा रहा है क्यू इज द हैवीएस्ट, क्योंकि आर सेकंड नंबर पे, उसके नीचे तीन और बैग्स हैं. ठीक है, और दिया है कि क्यू इज 5 kg मोर देन आर, तो मतलब क्यू आर से ज्यादा है, तो बाकी बैग तो तीन तो कम के हैं, राइट. तो यहाँ पे 5 बैग्स हैं, इसलिए वी कैन टेल द आंसर. अगर यहाँ पे मैं 6 बैग कर दूंगा तो नहीं बता पाएंगे. Alright, let's see the next question. A and B are standing at a distance of 20 km from each other on a straight east-west road. A and B start walking simultaneously eastwards and westwards respectively, and both cover a distance of 5 km. Then A turns to his left and walks 10 km. B turns to his right and walks 10 km at the same speed. Yeah, then both turn to their left and cover a distance of 5 km at the same speed. What will be the distance between them? ठीक है. Okay. अब देखो मैं यहाँ पे A and B पता नहीं कि A कौन सी साइड है, B कौन सी साइड है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कोई भी अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो देखते हैं क्या ये सेम डिस्टेंस आता है कि नहीं आता. ये क्वेश्चन गलत है. A एंड B 20 किलोमीटर साइड है, तो A मान लो, ये B मान लो. ठीक है, इनके बीच में कितना गैप है, 20 किलोमीटर का है. A and B start walking simultaneously eastward and westward respectively. तो एक A ईस्ट जा रहा है, ठीक है, और B वेस्ट जा रहा है. ठीक है, एक ईस्ट जा रहा है, वेस्ट, बोथ कवर डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर. तो ये 5 किलोमीटर चला गया, भी 5 किलोमीटर चला गया. अब गैप कितना रह गया, 10 रह गया. ठीक है, फिर क्या हो रहा है, A टर्न्स टू हिज लेफ्ट. A लेफ्ट में टर्न हो रहा है, A इधर चला जाएगा. ये लेफ्ट में मीन्स नॉर्थ हो जाएगा. ठीक है, और वॉक्स 10 किलोमीटर, तो ये 10 चला गया. और B टर्न्स टू हिज राइट, तो B का राइट ये वाला हो जाएगा, वॉक्स 10 किलोमीटर. ठीक है, ये 10 चला गया. देन बोथ टर्न टू देयर लेफ्ट, तो A इधर था, अब A यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेता है. ठीक है, तो लेफ्ट इसका इधर हो जाएगा. ठीक है, और 5 किलोमीटर इधर आ गया. और B इस डायरेक्शन में जा रहा था, B इस डायरेक्शन में आ जाएगा, लेफ्ट जा रहा है ना, तो अभी तक ये यहाँ पे लाइक ईस्ट एंड वेस्ट हो रहा था. फिर उसके बाद A टर्न्स और B राइट था, लेकिन अब यहाँ पे दोनों लेफ्ट जा रहे हैं, तो ये भी लेफ्ट जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर. डिस्टेंस बिटवीन देम अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 10 का डिस्टेंस था, तो 10 का ही डिस्टेंस रहेगा. ये जिस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ये इस पॉइंट पे रहेगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर रहेगा.
एज पर दिस। अब यहाँ पे कुछ दूसरा केस देख लेते हैं, क्या इससे सही होता कि नहीं होता। Let's say A is this place at this place and sorry B is at this place and A is at this place. Okay, so A and B start walking simultaneously east west and eastward and westward. A को अगर हम east चला देंगे 5, B को west कर देंगे तो 5, फिर है कि A turns to his left, पहले 5 चल के A turns to his left, तो A इधर जा रहा था कि लेफ्ट साइड नॉर्थ होगी एंड B turns to his राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 हो जाएगा। और फिर ये अगर यहाँ पे 5 किलोमीटर जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इनके बीच में पहले गैप 20 का था और अब ये 30 का हो गया था, फिर 30 हो जाएगा। इस केस में ये गैप 30 हो जाएगा। तो ये आंसर इसमें ये भी बन रहा है। आंसर शुड बी कैनॉट बी डिटरमाइंड फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आंसर कैनॉट बी डिटरमाइंड होगा क्योंकि हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे ये देना होना चाहिए कि कौन ईस्ट में खड़ा है कौन वेस्ट में खड़ा है। इट कैनॉट बी डिटरमाइंड। आई थॉट दैट मे बी ये हो जाएगा। सो फ्रॉम द सोर्स विच आई कॉपीड मे बी दे हैड इनकरेक्ट ऑप्शंस कि इसमें इनिशियली आई थॉट दैट मे बी वी कुड फाइंड आउट, बट इसमें नहीं फिगर आउट कर पाएंगे क्योंकि हमें नहीं दिया कि कौन ईस्ट में है कौन वेस्ट में है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट रोड में है तो इसमें ये देना जरूरी है कि कौन किसके ईस्ट में खड़ा है कौन वेस्ट में खड़ा है, क्योंकि अगर दोनों एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, दोनों ने 5 किलोमीटर गए, ए ईस्ट में गया और बी वेस्ट में गया। ठीक है, फिर उसने ए ने टर्न टू हिज लेफ्ट, ए नॉर्थ में जाएगा और बी टर्न टू हिज राइट, तो दोनों नॉर्थ में जाएंगे। फिर उसमें लेफ्ट टर्न लेंगे तो 5, तो इसमें गैप 10 का रह जाएगा, इसमें 30 हो जाएगा गैप। ओके, सो द आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन दिस केस। So apologies for this. The answer will be cannot be determined. Okay, both 10 and 30 both are possible depending on who is standing to the east and who is to the west. Okay, so we need to find the missing number in this series. तो ये भी काफी frequent question होता है, आपको ऐसे कुछ grid दिया रहता है और आपको पूछते हैं कि इसमें क्या missing number हो सकता है। ठीक है, so let's see this. We are given few numbers 5, 2, 16, 6, 21, 19, 22, 15 और ये निकालना है। अब पहली इंस्टेंट हमारी क्या रहती है, हम आपस में मल्टीप्लाई करने की सोचते हैं। अगर हमें छोटे नंबर दिखते हैं तो हम ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे हम ऐड कर सकते हैं तो हमारे पास क्या गया 43, 43 प्लस 34 77। ठीक है, बड़ा बन रहा है, ऐड करके नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे ऐड करोगे तो बहुत छोटा नंबर बनेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हम टिपिकली यही करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं ऐड करते हैं, दैट इज द first instinct, and typically that happens also, like you have that will typically involve addition or multiplication or combination of things. ठीक है, तो ये हमारी पहली इंस्टिंक्ट आती है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 96 और ये कर लेंगे 10, बट इन्हें मल्टीप्लाई करके तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा लाइक 330, तो ये मल्टीप्लिकेशन से नहीं होगा, एडिशन से भी नहीं होगा। ऐड अगर आप कर लोगे 40 प्लस 37 77 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। अच्छा, तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए होती है। कभी कभी वो थिंकिंग इंस्टेंटली आ जाती है, ठीक है, कभी नहीं आती है। तो रिमेंबर दैट अगर आपको ऐसे क्वेश्चन एनकाउंटर होते हैं एग्जाम में, डू नॉट ब्रेक योर हेड इनटू दिस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लॉजिक बहुत एविडेंटली दिख जाएगा, कभी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या हो रहा है, डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितना 10 है, इनका डिफरेंस 3 है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 109 बन रहा है। ठीक है, इनका डिफरेंस है 7, 49 और इसका डिफरेंस है 2, इस 4 और 53 बन रहा है। ये तो कभी कभी ये भी होता है, डिफरेंस लेके स्क्वायर कर दो, काफी कॉमन चीज है। तो हम यही करेंगे, यहाँ पे 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25। आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितने में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिसको ये लॉजिक सबसे पहले स्ट्राइक हुआ था। डेफिनेटली कुछ लोगों को ये लॉजिक तुरंत स्ट्राइक हो गया होगा, कुछ को बहुत टाइम लगा होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, कभी कभी ये लॉजिक एकदम आ जाता है, एग्जाम में भी सिनेरियो में हो सकता है कि ऐसा ही लॉजिक हो,
आपको एकदम हिट हो जाए, कभी कभी नहीं हिट होगा। अगर हिट हो रहा है तो सॉल्व इट, इफ नॉट हिटिंग 15-20 सेकंड्स लगा के नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट मूव ऑन। स्नैप इज अ स्पीड बेस्ड टेस्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्रिटिकल रीजनिंग का। इट सेज द रेट ऑफ रॉबरीज इन द सिटी हैज गॉन अप बाय 45% इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। तो क्या हो गया, रॉबरीज बढ़ गई। The root cause of this situation is our legal system. Legal system को root cause बता रहे हैं, which has adopted a lenient outlook and has not pronounced strong sentences. मतलब strong sentence नहीं दे रहे और lenient हो गए, इसलिए robberies बढ़ रही हैं। Statement ये कह रहा है, this has meant that criminals no longer fear a long prison sentence. The given argument can be weakened if one of the following were true. ठीक है, हमें क्या करना है, इसे weaken करना है। वीकेंड करने के लिए पहले आर्ग्यूमेंट समझते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या दिया है कि लीगल सिस्टम वीक पड़ गया है, वो दिया है। अब इसे इसको देखते हैं कि इससे वीक हो सकता है। फर्स्ट सेज द लास्ट ईयर हैज सीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जजेस इन द सिटी। ठीक है, ये कह रहा है कि जजेस बढ़ गए, बट डज इट मेक सेंस? नॉट, नॉट रियली। ठीक है, द लास्ट ईयर हैज सीन अ डिक्रीज ऑफ 30% इन द पुलिस पर्सोनल नंबर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अदर सिटीज इन द स्टेट हैव लोअर क्राइम रेट देन आवर्स। देखो अदर सिटीज तो आउट ऑफ स्कोप हो गया, आप अदर सिटीज की बात नहीं कर रहे हो, एक सिटी पे फोकस है, उसी पे ध्यान देना। ओवर द लास्ट ईयर देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड। इररिलेवेंट चीज है, तो ये तो हमारी इररिलेवेंट हो गई। ठीक है, बैंकिंग फ्रॉड की तो बात ही नहीं हो रही, रॉबरी की बात हो रही है। ठीक है, और बैंक में रॉबरी हो रही है, कहाँ हो रही है, ये नहीं दिया है। बैंकिंग आउट ऑफ स्कोप हो गया। ठीक है, अदर सिटी बियॉन्ड द, मतलब जो हमें इन पे फोकस ही नहीं करना है। दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन है द लास्ट ईयर हैज सीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जजेस। ठीक है, अगर जजेस बढ़ गए, वो कह रहा है लीगल सिस्टम वीक है, जजेस बढ़ गए तो लीगल सिस्टम वीक नहीं होगा ना। लाइक इफ देयर आर मोर जजेस सो प्रोबेबली यू कुड गेट, ये तो इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा है आर्गुमेंट को, मतलब वो वीक नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकंड कह रहा है द लास्ट ईयर हैज सीन अ डिक्रीज ऑफ 30% इन द पुलिस पर्सोनल नंबर। आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है कि लीगल सिस्टम वीक है। लीगल सिस्टम मींस जो जजेस एंड दोस हु अनाउंस द सेंटेंस, राइट, वो सिस्टम वीक है। बट सेकंड कह रहा है कि पुलिस भी कम हो गई, तो रीजन कुछ और है ना। आर्ग्यूमेंट कह रहा है कि लीगल सिस्टम की वजह से हो रहा है, बट अगर पुलिस कम हो गई तो रीजन कुछ और है। रीजन इज दैट पुलिस इज, द पुलिस पर्सनल हैज डिक्रीज्ड, so there is some other reason beyond it। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट कह रहा है कि लीगल सिस्टम की वजह से हो रहा है, बट सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि पुलिस पर्सोनल कम हो गया। अगर पुलिस पर्सोनल कम हो गए तो दैट मींस लीगल सिस्टम इज नॉट द मेन रीजन, देयर इज सम अदर रीजन। सो जो आर्ग्यूमेंट है उसे वीक कर देगा। Four letter clusters have been given, three are alike in some manner, one is different। तो हमें odd one out निकालना है। ठीक है, LQVDIN, PTX और AFK। If you know the order, that means it is a great thing to know। ठीक है, वरना अगर आप ऑर्डर नहीं पता तो काफी टाइम लग सकता है। इजिली दिख रहा है, यहाँ पे 4-4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बाकी सब में 5-5 का डिफरेंस, दैट इज द ऑड वन आउट। तो लेटर्स के ऑर्डर प्लीज याद कर लेना, काफी हैंडी रहेगा। 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं अल्फाबेट नंबर सीरीज से स्नैप में, और वो काफी बूस्ट देते हैं अगर आप फटाफट कर लो। लेट से आपको ऑर्डर नहीं पता तो आपको हर क्वेश्चन में पर क्वेश्चन 1 मिनट लग सकता है, वरना 15-20 सेकेंड्स में भी हो सकते हैं, और वो आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा टाइम देता है मल्टीपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ओके, सो हियर्स अनदर क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है। इस तरह के क्वेश्चन टिपिकली आपको स्किप करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये काफी लेंथी होते हैं, पढ़ने में टाइम लगता है और सॉल्व करने में भी ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। A certain number of people are sitting in a row facing the same direction. Q is sitting fifth to the right of V. Three people are sitting between V and A. S is sitting fifth to the left of A. Only one person is sitting between V and D. X is sitting third to the right of D. Only three people between X and C. Q is third from the right end। ठीक है, काफी कुछ इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, अब इसे कैसे प्रोसेस करना है,
x इज सिटिंग थर्ड, सॉरी ये वाला नहीं, इसके जो एक ये वाला दिया है कि q इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, q और s इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, तो ये दो इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है। q और s हमें पता लगा रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग हो सकते हैं, तो पहले एक से स्टार्ट करते हैं। s इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट और s का कनेक्शन दिया है, s एक्सट्रीम लेफ्ट में है, s इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ a, 1 2 3 4, फिफ्थ टू राइट a हो जाएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव थ्री पीपल बिटवीन v एंड a, ठीक है। और अब यहाँ पे v एंड a के बीच में तीन लोग हैं, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, v इधर आ सकता है, v इधर भी आ सकता है, ठीक है। एंड ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन v एंड d, x इज थर्ड टू द राइट ऑफ d। चलो एक काम करते हैं, अज्यूम करते हैं कि पहले हमने ये केस ले लिया कि जो v है वो a के लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो हम दो सिनेरियो बना लेंगे। पहले ये वाला फिल करते हैं कि थ्री पीपल बिटवीन v एंड a, यहाँ से तो यहाँ पे v आ जाएगा, थ्री पीपल इन बिटवीन, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन v एंड d, तो यहाँ पे d आ जाएगा, x इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ d, 1 2, यहाँ पे x आ गया, ठीक है, x आ गया। फिर क्या है, ओनली थ्री पीपल बिटवीन x एंड c, 1 2 3, यहाँ पे c यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, और Q इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ V, ठीक है। तो एक काम देख लेते हैं, ये वाला कंडीशन देते हैं, Q इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ V, 1 2 3 4 5, यहाँ पे X आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे X यहाँ पे आ रहा है, सो दैट मीन्स ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे Q इज सिटिंग, यहाँ पे भी Q भी आ रहा है और X भी आ रहा है, दोनों सेम पोजीशन पे नहीं हो सकते, तो ये वाला केस हम रिजेक्ट कर देंगे। So now we will take three people between V and A, 1 2 3, यहाँ पे V आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, Q is sitting fifth to the right of V, so 1 2 3 4, और यहाँ पे फिफ्थ हो गया Q, ठीक है, Q हो गया, एंड Q is third from the right end, यहाँ पे एक और चीज दी है, Q is third from the right end, तो मतलब यहाँ पे दो लोग और होंगे। अब देखो इस स्टेज में बाकी लोग भरो ना भरो, वी कैन टेल द नंबर ऑफ पीपल, व्हाई, बिकॉज हमें दिया कि Q इज थर्ड फ्रॉम राइट एंड और S हमें दिया हुआ है, बाकी लोग भरने की जरूरत नहीं। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ पीपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 पीपल इन दिस रो, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको स्किप करना है क्योंकि इसमें आपका बहुत टाइम लगेगा। तो कुछ एक क्वेश्चन होंगे जो बहुत लेंदी होंगे, वो आपको हमेशा स्किप करने होता है। स्नैप में यही गेम है, कुछ एक क्वेश्चंस डेलिबरेटली बहुत लेंदी डालते हैं, क्वांट में हो गया, रीजनिंग में हो गया, हर किसी सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन पक्का होते हैं। Okay, let's see the next question. Between 6 p.m. and 7 p.m., the minute hand of a clock will be ahead of the hour hand by 3 minutes at. थोड़ा सा वेरिएशन हो गया क्वेश्चन में, ठीक है, सिंपल होता है कि कब कोलाइड करते हैं ये सब करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे किस टाइम पे कोलाइड करते हैं, ठीक है। कोलाइड या फिर ओवरलैप, जो भी आप कहना चाहो, वो किस टाइम पे करते हैं, ठीक है। तो उसका तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। पहले 6 p.m. बना लो, ठीक है। 6 p.m. में इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्रीज। फिर क्या होगा कि इसे अगर ओवरलैप करना है तो मिनट हैंड यहाँ पे आएगा और ये इस तक पहुंचेगा, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है, 180 को डिवाइड कर दो 5.5 से, ठीक है। एक क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, इन चेक अवर चैनल, आपको क्लॉक्स पे बन जाएगा, उसमें ये रीजन बताएगी 5.5 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री पर मिनट चलता है, ठीक है। ये जो है मिनट हैंड वो 6 डिग्री पर मिनट चलता है, और जो आर हैंड है वो 0.5 डिग्रीज पर मिनट चलता है, ठीक है। तो मिनट हैंड तेज चल रहा है, उसकी नेट स्पीड है 5.5, ठीक है, जो रिलेटिव स्पीड है वो 5.5 है, इसे 5.5 से डिवाइड कर लो, मीन्स 360/11 लिख सकते हैं, विच इज 33, ठीक है, 32 पॉइंट समथिंग आएगा, 32 8/11,
which we can refer as 33. तो बेसिकली 633 पे, रफली 633 पे ये ओवरलैप करेंगे. मिनट हैंड को आर हैंड से 3 मिनट आगे निकालना है. इसमें 3 ऐड कर लो, 3 मिनट बाद वो 3 मिनट आगे हो जाएगा. ठीक है, 633 पे दोनों हाथ सेम है, थोड़ा सा आगे निकालना है, 3 मिनट्स. आंसर इज 636. ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी होता है, ट्वीक करके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. सो यू शुड बी एबल टू आंसर लॉजिकली, एंड दैट विल बी द 636. Okay, so this was today's session, and we are providing daily targets for Snap on our WhatsApp community. The link is given in the description below. कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं. अगर आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर लो. ठीक है, यहाँ पे लिंक दिया. अगर आपको जस्ट इन केस लिंक से ऐड नहीं हो पाओ तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो, 8130059970 पे आप हमें मैसेज करने ना, ऐड टू स्नैप ग्रुप. ठीक है, तो आपको हम उस ग्रुप पे ऐड कर देंगे, जिसमें हम डेली टारगेट्स देंगे 20 क्वेश्चंस के, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे. डेली डेली आपको इंग्लिश, एलआर और क्वांट के मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस आप स्नैप में एंटिसिपेट कर सकते हो. सो प्लीज ज्वाइन अवर कम्युनिटी फॉर दिस डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस. And if you are preparing for Snap and are looking for mock tests which are closest to Snap and trusted by thousands of students, so you can check our Snap mock test. The link is given in the description of this video. एंड अगर आपको सारे जैसे कई बच्चे होते हैं बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे होते हैं, सो वी हैव अ मॉक बंडल आल्सो, लाइक सम अदर इंस्टीट्यूट्स आल्सो प्रोवाइड. वी आल्सो हैव दिस मॉक बंडल अंडर विच यू गेट मॉक्स फॉर ऑल एग्जाम्स. ठीक है, एनमैट, कैट, एनमैट, स्नैप, जैट, सीमैट, एमएचसीटी, सारे एग्जाम. अगर आप सारे एग्जाम दे रहे हो तो दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन बाय. You get mock test for all these examinations. Okay, so here's a question for you to answer in the comments. काफी easy question है. ठीक है, let's see that how many of you get the right answer to this question. तो ये हमें एक क्वेश्चन है, I want you to answer the question. तो देखने को मिलेगा कि कितने सारे लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, और स्नैप में you can anticipate such questions. Okay, so this was the session. I hope you enjoyed this series. So इस सीरीज में हमारे टोटल 300 क्वेश्चंस कवर होंगे. आज हमने 25 क्वेश्चंस किए, ऐसे हम हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे, covering all the varieties of questions that are asked in Snap. ठीक है, so that you get idea कि किस तरह से questions को approach करना चाहिए. And similarly we will also talk about some tips and tricks कि कैसे कौन से questions आपको avoid करने चाहिए, कौन से question must do questions होते हैं Snap के. जैसे हमने कहा कि सीरीज एक easy topic है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के कुछ क्वेश्चंस अगर इजी आते हैं तो उन्हें करो, कुछ बहुत लेंदी पजल्स आते हैं उन्हें अवॉइड करो. और कभी कभी क्या होता है, कुछ नंबर बेस्ड पजल्स हैं या फिर कुछ ऐसे सीरीज हैं, अल्फाबेट सीरीज हैं, जो अगर स्ट्राइक नहीं हो रहे हैं तो उन्हें मत करो. क्रिटिकल रीजनिंग इजीली समझ में आ जा रही है तो उसे करो. तो इट इज अबाउट सेलेक्टिंग द राइट क्वेश्चंस एंड rejecting the wrong questions, and of course concepts aane chahiye. You should be able to score well on the examination. So wish you all the best for the exam, and please do watch this entire series which will immensely help you in your Snap preparation.